एक ही डिस्प्यूट पर दो अलग अलग कोर्ट में दो केसेस चल सकते हैं। और अगर चल सकते हैं तो लॉ क्या कहता है, और अगर नहीं चल सकते तो दूसरा वाला केस रुकता कैसे है। देखिए, इसका जवाब सीपीसी के सेक्शन 10 के अंदर दिया हुआ है, जिसे बहुत लोग सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, लेकिन कोर्ट में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और आज हम समझेंगे रेस सब जुडिस को बिल्कुल ज़ीरो से, कि रेस सब जुडिस कोर्ट के अंदर कैसे अप्लाई होता है। अच्छा, रेस सब जुडिस के अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेस सब जुडिस और रेस जुडिकेटा के अंदर क्या डिफरेंस है। रेस सब जुडिस और कंसोलिडेशन ऑफ द सूट्स के अंदर क्या डिफरेंस है। एक्चुअली कंसोलिडेशन ऑफ द सूट्स है क्या। बहुत लोगों को कंसोलिडेशन ऑफ द सूट्स के बारे में जानकारी ही नहीं रहती कि वो और रेस सब जुडिस के अंदर डिफरेंस है, और कंसोलिडेशन ऑफ द सूट प्रैक्टिकली कोर्ट के अंदर यूज होता है, कौन सा प्रोविजन के तहत यूज होता है, क्या रेस सब जुडिस के अंदर यूज होता है या कोई अलग से लॉ है कंसोलिडेशन ऑफ द सूट्स का। इस सभी चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि एक्चुअली कंसोलिडेशन ऑफ द सूट्स क्या है। क्योंकि बहुत बार सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद भी ये पता ही नहीं रहता कि एक्चुअली लॉ कंसोलिडेशन का दिया ही कहाँ है। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द कोर्ट रूम ट्रायल के अंदर। चल रही है सीपीसी की सीरीज जीरो से सीखो, जिसमें आज हम बात करेंगे रेस सब जुडिस के बारे में। रेस जुडिकेटा पढ़ चुके हैं, रेस सब जुडिस के बारे में बात होगी। रेस सब जुडिस जो है आप सभी जानते हैं सेक्शन 10 सीपीसी की बात करता है। अब जब हम लोग रेस सब जुडिस पढ़ते हैं तो बहुत बार मतलब सेक्शन 10 सबसे पहले आता है, उसके बाद जो है सेक्शन 11 सीपीसी रेस जुडिकेटा आता है। बट रेस जुडिकेटा एक बार आपने पढ़ लिया तो मेरे हिसाब से बैटल हाफ वॉन हो जाती है। मतलब अब आपको रेस सब जुडिस के अंदर बहुत कुछ पढ़ने के लिए बचता नहीं है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है कि भाई दो कोर्ट्स के अंदर सूट चल रहा है, अब दोनों कोर्ट कौन से होने चाहिए। मान लीजिए एक कोर्ट रेवेन्यू कोर्ट है तो क्या, मान लीजिए एक कोर्ट फॉरेन कोर्ट है तो क्या, या एक कोर्ट जो है टैक्स का कोर्ट है, मतलब टैक्स की ट्रिब्यूनल है तो क्या। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे। और मैं आपको बताऊं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, एक कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, और रेवेन्यू के अंदर भी, रेवेन्यू कोर्ट के अंदर भी ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया। अब बहुत बार एप्लीकेशन फाइल होती है सेक्शन 10 सीपीसी की कि सब रेवेन्यू कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको स्टे कर दिया जाए। तो क्या ऐसे केस में कोर्ट स्टे देगा। अब रेवेन्यू के अंदर जो है वो बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ये बहुत बार एप्लीकेशंस आती हैं, मतलब काउंसल्स जो हैं इन एप्लीकेशंस को बहुत बार कोर्ट के अंदर लेकर आते हैं। तो लॉ जो है वो हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, फुल डायमेंशन से सीखेंगे कि एक्चुअली रेस सब जुडिस है क्या। देखिए, सेक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग ये जानें कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है रेस सब जुडिस। देखिए, एक सूट फाइल हुआ, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया और सूट अभी पेंडिंग है। ठीक है, सूट क्या है, सूट इज़ पेंडिंग, किसी कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। अभी मान लीजिए कि सिविल कोर्ट के अंदर ही पेंडिंग है, सिविल कोर्ट के अंदर सूट जो है वो पेंडिंग है। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक और सूट, आइडेंटिकल सूट, ए ने बी के ऊपर फिर से सूट फाइल कर दिया। ये सिविल कोर्ट 1 था। अब ए ने बी के ऊपर जो सूट फाइल किया, ये अभी भी सूट पेंडिंग है, सूट पेंडिंग है। अब इसके अंदर जो सूट फाइल हुआ है वो सिविल कोर्ट नंबर 2 के अंदर सूट फाइल हुआ। पार्टीज सेम थी, सब्जेक्ट मैटर सेम थे। ये एक डिसीजन आया, ये एक डिसीजन आया, मतलब जजमेंट हुआ डिसीजन नंबर 1। ये एक डिसीजन आया, दैट इज़ डिसीजन नंबर 2। अब मुझे आप बताइए, एक केस में अब आप देखिए कि प्रॉब्लम क्या हो रही है और रेस सब जुडिस का एक्चुअली कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। डिसीजन नंबर 1 जो है उसके अंदर क्या हुआ कि ए के फेवर में डिक्री हो गई, ए के फेवर में डिक्री हो गई। और डिसीजन नंबर 2 जो हुआ, मतलब कोर्ट नंबर 2 ने जो फैसला दिया उसमें जो डिक्री हुई वो डिक्री हो गई बी के फेवर में। अब आप देखिए कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, ये कॉन्फ्लिक्टिंग डिक्रीज हो गई, कॉन्फ्लिक्टिंग डिक्रीज हो गई। एक डिक्री है ए के फेवर में और दूसरी डिक्री है बी के फेवर में। यहाँ पर आप इसको कॉन्फ्लिक्टिंग डिक्री की जगह पे और आसान भाषा में अगर समझेंगे तो कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हो गए हैं।
कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हो गए हैं। अब आप देखिए, जब कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग डिक्री है, अब जब आप एग्जीक्यूशन के अंदर जाएंगे, डिक्री के, तो ए के फेवर की डिक्री एग्जीक्यूट होगी या बी के फेवर की डिक्री एग्जीक्यूट होगी, ये सवाल उठ जाएगा। और इस सवाल का मेरे हिसाब से किसी भी कोर्ट के पास कोई जवाब नहीं होगा। क्यों जवाब नहीं होगा? क्योंकि दो जजमेंट है, दोनों वैलिड जजमेंट हैं, और दोनों वैलिड जजमेंट के बाद दोनों डिक्रीज जो हैं वो वैलिड हैं, बट दोनों डिक्री का एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि एक डिक्री जो है वो इस डायरेक्शन की है, एक डिक्री इस डायरेक्शन की है। कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आ गए हैं, और इस कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट को रोकने के लिए ही रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल है कि जब सब्जेक्ट मैटर सेम है, पार्टीज सेम है, और दो पर्टिकुलर अलग अलग सूट चल रहे हैं, तो बेहतर यह है कि एक सूट को हम स्टे कर दें, एक सूट को हम रोक दें, जब तक कि एक सूट का जजमेंट ना आ जाए। और जब एक सूट का जजमेंट आ जाएगा तो वो जजमेंट दूसरे जजमेंट पे रेस जुडिकेटा लगा देगा और मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आ जाएंगे। मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट और एक ओवरव्यू देने का प्रयास मैंने आपको किया है। देखिए, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ पर सूट फाइल किया, सूट नंबर 1 था। ए ने जो है साहब बी के ऊपर सूट फाइल किया, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया। अब सूट जो है वो पेंडिंग है, सूट इज़ पेंडिंग, ठीक है, सूट पेंडिंग है। अब जब सूट पेंडिंग है तो कॉन्करेंट सूट, ये एक और कॉन्करेंट सूट फाइल हुआ पार्टीज के बीच में। ए ने बी के ऊपर फिर से सूट फाइल किया। अब ए फाइल द कॉन्करेंट सूट अगेंस्ट बी, और फर्स्ट सूट जो था, फर्स्ट सूट नॉट येट बीन डिसाइडेड, नॉट येट बीन डिसाइडेड। फर्स्ट सूट जो है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। एलिमेंट्स जो है सेक्शन 11 के वो काफ़ी हद तक आपको रेस सब जुडिस के अंदर मिल जाएंगे, बट अब ये चीज़ है, मतलब सेक्शन 11 और सेक्शन 10 के अंदर सिर्फ एक फ़र्क है मेनली, कि सेक्शन 11 जो है, जो एक्सेप्शन है वो ये है कि सेक्शन 11 जो है वो हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड की बात करता है, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। और रेस सब जुडिस के अंदर जो है ये चीज़ नहीं होती है, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब ये देखिए, ये सूट नंबर 2 था। अब ए और बी ने दोनों सूट फाइल कर दिए, कॉन्करेंट सूट है, दोनों कोर्ट सिविल कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। तो सेक्शन 10 की वजह से जो है, फॉर एग्जांपल जो दूसरा वाला सूट है, पहला वाला सूट भी जो है स्टे हो सकता है, बट मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जो सूट नंबर 2 है, इसमें सेक्शन 10 की वजह से एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, ये जो है वो स्टे हो जाएगा, रुक जाएगा, यहाँ पर इसका स्टे हो जाएगा। और मान लीजिए जिस दिन इसका जजमेंट आया, जिस दिन इसका डिसीजन आया, या ये कह लिया जाए जजमेंट आया, या ये कह लिया जाए कि जब ये हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड हो जाएगा, तब इसका जजमेंट जो है, इसका जजमेंट इस पर रेस जूडिकेटा लगा देगा, और उसके बाद सेकंड सूट के ऊपर रेस जूडिकेटा की वजह से ट्रायल के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। ये बस पॉलिसी है आपके सेक्शन 10 रेस सब जुडिस की, कि भाई दो कॉन्करेंट सूट सेम सब्जेक्ट मैटर पे नहीं चलने चाहिए। उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिसी, एक ही लाइन में मैं बोलूँगा, इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्टिंग डिक्रीज को अवॉइड करने के लिए जो है ये सेक्शन 10 का हमारे पास प्रिंसिपल है कि दो अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग डिक्रीज जो है वो ना आए। अब थोड़ा सा एक बार पॉलिसी के बारे में बात करते हैं कि पॉलिसी ऑफ रेस सब जुडिस एक्चुअली है क्या। भाई, रेस सब जुडिस की एक ही पॉलिसी है कि टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। पीछे बहुत तेज़ बारिश हो रही है दादा, बारिश के अंदर रिकॉर्डिंग करना बाबा मज़ा ही आ जाता है। चलिए, प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स। भाई देखिए, रेस जुडिकेटा हुआ या रेस सब जुडिस हुआ या कोई और हमारा ऑर्डर 2 रूल 2 का बार हुआ, इनका सिर्फ एक ही काम है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स को अवॉइड करना। अब सब्सिक्वेंट सूट जो है वो बार नहीं है, ये बात याद रखें। जो दूसरा सूट है
वो बार किसी तरीके से नहीं है। सब्सिक्वेंट सूट इज़ नॉट बार्ड। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। दोनों सूट जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं, दोनों सूट के ऊपर किसी तरीके का कोई बार नहीं है। बट सब्सिक्वेंट कोर्ट को ये डायरेक्ट किया जाता है सेक्शन 10 के हिसाब से कि आप सूट की प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दीजिए, क्योंकि डबल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो अवॉइड करनी है। ये एक डायरेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है। सेक्शन 10 जो है वो एक मैंडेटरी प्रिंसिपल नहीं है, ये रादर एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तौर पर काम करता है। इट इज़ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टे दी सब्सिक्वेंट सूट। बट कोर्ट जो है वो इनकॉम्पिटेंट नहीं होगा। मतलब द कोर्ट सेज कोर्ट इज़ नॉट इनकॉम्पिटेंट, कोर्ट इज़ नॉट इनकॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट। ये बात बहुत अच्छे से समझ जाइए कि सब्सिक्वेंट सूट को ट्रायल करने के लिए किसी तरीके का इनकॉम्पिटेंसी कोर्ट के पास नहीं है। और फिफ्थ पॉइंट भी समझ लीजिए कि डिक्री, मान लीजिए कि अगर कोर्ट ने सेक्शन 10 की पॉलिसी को नहीं माना और सेक्शन 10 की पॉलिसी ना मानते हुए सब्सिक्वेंट कोर्ट ने डिक्री पास कर दी, तो डिक्री इज़ नॉट पर से वॉइड। डिक्री जो है वो वॉइड नहीं मानी जाएगी, डिक्री प्योरली एक वैलिड डिक्री मानी जाएगी। तो ये कुछ प्रिंसिपल अपन को ध्यान में रखने, मतलब अपन जब इस एग्जाम्पल के अंदर बात कर रहे थे कि सब दोनों कॉन्करेंट सूट चल रहा है, तो ये भी कॉम्पिटेंट कोर्ट में चल रहा है, मतलब इसके अंदर भी कोई समस्या नहीं है। और ये भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर चल रहा है, इसके अंदर भी कोई समस्या नहीं है। दोनों कोर्ट्स कॉम्पिटेंट है, दोनों कोर्ट सिविल कोर्ट हैं। अभी फॉर द टाइम बिंग इसको मान लीजिए कि दोनों कोर्ट सिविल कोर्ट है, दोनों कोर्ट के पास कॉम्पिटेंसी है ट्राई करने के लिए। दोनों कोर्ट्स अगर डिग्री पास कर देंगे, डिग्री 1 अगर यहाँ पास होती है या डिग्री 2 यहाँ पास होती है, दोनों डिग्रीज जो हैं वो वैलिड डिग्री हैं। कोई भी डिग्री जो है वो वॉइड डिग्री नहीं है। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए। बट जब दोनों डिग्री अगर कॉन्फ्लिक्टिंग आ गई तो कॉन्फ्लिक्टिंग डिग्रीज का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। इस कारणवश जो है भविष्य में किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए जो है ये रेस सब जुडिस का हमारे पास प्रिंसिपल है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अगर आपको मेरी बात समझ में आई है, अच्छे से समझ में आएगी, तो कमेंट करिए। दोस्तों आप वीडियो देखते हैं बट कमेंट नहीं करते, कमेंट करिए। अगर आपको पसंद आ रहा है लेक्चर या इंप्रूवमेंट भी है तो आप बिल्कुल सजेशन दीजिए, लाइक करिए वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन और थोड़ा सा आगे के कॉन्सेप्ट को समझ। देखिए अब अगर अपन देखें कि रेस जुडिकेटा अगर अपन देखते थे तो रेस जुडिकेटा के अंदर क्या होता था। रेस जुडिकेटा में सबसे मेजर चीज़ ये होती थी कि ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, राइट, यहाँ पर सूट फाइल हुआ, यहाँ पर इसका जजमेंट आया, राइट, जजमेंट आया। अब आप अगर सब्सिक्वेंट सूट फाइल करोगे, अब अगर सब्सिक्वेंट सूट फाइल होगा तो यहाँ पर मान लीजिए सब कंडीशन सेक्शन 11 की फुलफिल हैं, तो यहाँ पर इसका बार लग जाता था, ज्यूरिसडिक्शन जो है वो बार हो जाता था, इनहेरेंट लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होता था। भाई जो मेन प्रॉब्लम होती थी वो किसकी होती थी? इनहेरेंट लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। कॉम्पिटेंसी में मैंने ये चीज़ अपने पुराने लेक्चर्स में रेस जुडिकेटा के लेक्चर्स में बताई हैं। टोटल 5 लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो है सब्सिक्वेंट कोर्ट के ऊपर जो है बार लगता था। बार हमेशा सब्सिक्वेंट कोर्ट के ऊपर लगता था कि सब्सिक्वेंट कोर्ट जो है वो इनकॉम्पिटेंट हो जाता था ट्रायल करने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन इसमें देखते हैं कि समस्या क्या हो रही है और इसमें क्या इसका कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, यहाँ पर सूट फाइल हुआ, ये अभी पेंडिंग है। ठीक है, ये सूट अभी कोर्ट के अंदर चल रहा है, सिविल कोर्ट के अंदर ये पेंडिंग है, सिविल कोर्ट। ठीक है, अब इसी बीच में यहाँ पर कहीं ए ने कॉन्करेंट सूट फाइल कर दिया बी के ऊपर, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल लग गया। रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल लग के मतलब सेक्शन 10 सीपीसी के हिसाब से क्या हुआ, कोर्ट ने बोला कि साहब हम आगे जो है प्रोसीड नहीं करेंगे, सूट जो है वो स्टे हो गया। बट एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है, मतलब ये वाला जो कोर्ट है, क्या आप ये बोलोगे कि साहब इसकी कॉम्पिटेंसी ख़त्म हो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट दोनों कॉम्पिटेंट हैं, दोनों ट्रायल कर सकते हैं, दोनों के पास पूरी तरीके के जुरिसडिक्शन है, सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल, पिकुनरली जुरिसडिक्शंस हैं, कोई उसमें समस्या की बात नहीं है। बट कोर्ट ने कॉम्पिटेंसी नहीं लूज़ करी है। प्रॉब्लम हो ये सकता है कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ना हो या फिर पिकुनरली जुरिसडिक्शन ना हो, बट
नो डाउट सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन तो है। और अगर आपको पुरानी सीपीसी की क्लासेस याद हों तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन अगर होगा तो डिक्री जो है वो वैलिड डिक्री मानी जाएगी, डिक्री प्योरली वैलिड डिक्री मानी जाएगी। और अगर सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन नहीं है तो डिक्री जो है वो पर से वॉइड है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन जो है दैट हिट्स टू द रूट ऑफ द मतलब इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन होता है, रूट ऑफ द कोर्ट पर हिट करता है। तो इस वजह से अगर डिक्री पास होती है, मतलब ऐसा कोर्ट जिसके पास सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन नहीं था और उसने डिक्री पास कर दी, तो दैट डिक्री जो है वो पर से इनवैलिड डिक्री मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी। बट वहीं पर इसके अपोजिट अगर आप देखेंगे कि लैक ऑफ पेकुनरली जुरिस्डिक्शन अगर है या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, तो वहाँ डिक्री जो है वो पर से वॉइड नहीं होगी। रादर सेक्शन 21 सीपीसी की जो कंडीशंस थी अपन को कि दैट द ऑब्जेक्शन हैड बीन रेज्ड एट द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और दैट देयर हैज़ बीन द मतलब जस्टिस हैड बीन सफर्ड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर केस, इनजस्टिस हैड टेकन प्लेस, मतलब राइट टू फेयर हियरिंग वगैरह नहीं दी है, उस वजह के बाद ही जो है डिग्री वॉइड होगी। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लॉन्ग वे बैक इन दी आवर लेक्चर ऑफ द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस एंड ऑल, तो उसमें हमें कोई समस्या नहीं है। बट अब इस केस में एक, क्योंकि आपका वैलिड प्रश्न होगा कि सब दोनों कोर्ट के अंदर आपने कॉन्करेंट कोर्ट के अंदर आपने सूट फाइल कर दी और आप बोल रहे हैं दोनों कोर्ट कॉम्पिटेंट हैं, ये संभव कैसे है? भाई अगर आप मतलब इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बिकॉज देखिए टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। आई एम नॉट एबल टू लिसन योर क्वेश्चंस, रादर यू आर ऑल्सो नॉट एबल टू लिसन माई क्वेश्चंस। बट अज्यूमिंग कि आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि साहब कोर्ट 1 आप बोल रहे हैं कि कॉम्पिटेंट है, कोर्ट 2 भी कॉम्पिटेंट है, हाउ इज़ इट पॉसिबल? मतलब या तो सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, या पेकुनरली जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने पैरेलल जुरिस्डिक्शन सभी कोर्ट्स को दे के रखे हैं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे क्या रहेगा अल्टीमेटली कियोस हो जाएगा और बेंच हंटिंग हो जाना चालू हो जाएगी कि जिस कोर्ट में ज़्यादा रिलीफ अच्छे से मिल रहा है आप उसी कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूशन करोगे और दूसरा कोर्ट खाली रहेगा। आई होप दैट यू आर एबल टू अप्रिशिएट वॉट आई एम टेलिंग you and what I am able to convince you that इस दोनों कोर्ट के अंदर कोर्ट कॉम्पिटेंट दोनों हैं। बट कोर्ट कॉम्पिटेंट किस सेंस में है दोस्तों? कोर्ट कॉम्पिटेंट है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, दोनों के पास सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है। अब थोड़ा सा लीक से हटके मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। देखिए हर कोर्ट के अंदर सिविल जजेस मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिविल जजेस जूनियर डिवीज़न कोई एक तो रहते नहीं हैं, 5 6 7 रह सकते हो, बड़ी जगहों पे तो 10 10 15 15 रहते हैं। उसी तरीके से सिविल जजेस सीनियर डिविजन्स भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, 5 5 10 10 15 15 रहते हैं। इन सभी के पास एक चीज़ कॉमन है कि इनके पास सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है, मतलब दे कैन ट्राई दोज पर्टिकुलर सिविल केसेस, क्योंकि सेक्शन 9 जो है उनको वो इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड करता है। बट प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हर कोर्ट के पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन अलग अलग रहेगा और पेकुनरली जुरिस्डिक्शन भी अलग अलग रहेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों कोर्ट्स में सब्जेक्ट मैटर, पेकुनरली और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कंप्लीट है। बट हाँ, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन दोनों कोर्ट के अंदर हैं, तो डिक्री जो है वो वैलिड रहेगी, पर से वॉइड नहीं मानी जाएगी। हो सकता है दूसरे कोर्ट के अंदर, सब्सिक्वेंट कोर्ट के अंदर, मतलब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है इसमें सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन तो है, बट हो सकता है कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ना हो, या टेरिटोरियल हो तो पेकुनरली जुरिस्डिक्शन ना हो। बट अगर डिक्री कोर्ट पास कर देगा तो डिक्री पर से वॉइड नहीं मानी जाएगी, वैलिड डिक्री मानी जाएगी अनटिल एंड अनलेस सेक्शन 21 की कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई। तो I hope that I am able to convince you or I am able to communicate you the particular problem in that particular example कि problem क्या है। देखिए वापस आते हैं बैक टू द आवर प्रॉब्लम जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, यहाँ पर जो है सब सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन दोनों के पास है और ये सूट पेंडिंग है। अब मीनवाइल ए ने बी के ऊपर सूट फाइल कर दिया और ये यहाँ पर डिसाइड हो गया, ये यहाँ पर डिसाइड हो गया, ठीक। अब जो सब्सिक्वेंट सूट है वो इंस्टीट्यूट भी बाद में हुआ था, मतलब देखिए ये यहाँ इंस्टीट्यूट हुआ, ये यहाँ पर इंस्टीट्यूट हुआ, इंस्टीट्यूट भी बाद में हुआ और डिसाइड भी पहले हो गया। अब इसका जो है बार लग जाएगा ओवर दी फर्स्ट सूट
यहाँ पर इसका बार लग जाएगा रेस जुडिकेटा का। अब जो है कोर्ट वो ट्राई नहीं कर सकता क्योंकि रेस जुडिकेटा लग जाएगा। कौन सा कोर्ट? कोर्ट नंबर 1 जो है उसके ऊपर ये बार लग रहा है कि कोर्ट नंबर 1 के ऊपर जुरिस्डिक्शन का बार हो जाएगा, मतलब कॉम्पिटेंसी अब कोर्ट नंबर 1 की नहीं रहेगी। एंड नाउ द कोर्ट नंबर 1 कैन नॉट डिसाइड दैट केस, और वहीं पे रेस जुडिकेटा का बार लग जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? चलिए, ये पता नहीं क्या आ गया। ओके, एक और एग्जांपल अपन लेते हैं। ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, दैट सूट वाज पेंडिंग। दूसरा सूट, कॉन्करेंट सूट ए ने बी के ऊपर फाइल किया और यहाँ कहीं वो डिसाइड हो गया। अब देखिए यहाँ पर रेस सबजुडिस लगना था, मतलब सेक्शन 10 सीपीसी के हिसाब से रेस सबजुडिस लगना था, बट दो रेस सबजुडिस अप्लाइज, बट द कोर्ट हैड वॉयलेटेड दैट रूल। मतलब कोर्ट ने जो है सेक्शन 10 को वॉयलेट कर दिया, और वॉयलेट करने के बाद अल्टीमेटली जो है जजमेंट कर दिया, केस जो है वो डिसाइड कर दिया। अब देखिए सेक्शन 10 जो है सीपीसी का, that will be a technical error, or you cannot say that it hit the root of the case, or that goes to the actually hit the inherent jurisdiction of the court. अब even if there is a prohibition under section 10 of the CPC, but if the court violated those particular provisions of section 10, क्योंकि section 10 के जो provisions है ना वो एक directory provision के अंदर आते हैं। it is a डायरेक्टरी प्रोविजंस के तौर पर हैं, इसको आप मैंडेटरी प्रोविजंस के तौर पर नहीं मान सकते। सो कोर्ट ने अगर सेक्शन 10 के प्रिंसिपल्स को वॉलेट करते हुए डिक्री पास कर दी, तो डिक्री जो है वो पर से वॉइड नहीं मानी जाएगी। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो सेक्शन 10, अभी हमने सेक्शन 10 पढ़ा नहीं है, वी आर गोइंग टू रीड सेक्शन 10, बट सेक्शन 10 के अंदर जो है वो एक्चुअली यही प्रॉब्लम रहती है कि सेक्शन 10 जो है वो एक मैंडेटरी प्रिंसिपल के तौर पर नहीं आता है, मतलब इट इज़ अ डायरेक्टरी प्रिंसिपल, और यहाँ से इसके ऊपर अगर आपने वॉलेट करके डिग्री पास कर दी तो उस पर्टिकुलर केस में जो फर्स्ट सूट है उसके ऊपर रेस जुडिकेटा का लॉ लग जाएगा, और रेस जुडिकेटा की वजह से फर्स्ट कोर्ट जो है वो बार हो जाएगा, उसके ऊपर कॉम्पिटेंसी उसकी बार हो जाएगी। अच्छा, चलते चलते मतलब वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेक्शन 10। हम सेक्शन 10 पढ़ने वाले हैं। अब इसी से मिलता जुलता होता है कंसोलिडेशन ऑफ द सूट। जैसे फॉर एग्जांपल सिविल सूट चल रहा है नंबर 1 बिटवीन द पार्टीज ए और बी के बीच में चल रहा है, और एक और सूट चल रहा है सिविल सूट नंबर 2, दैट इज़ ऑल्सो बिटवीन ए एंड बी। तो ये अलग अलग सूट हैं, मतलब ये कॉज ऑफ एक्शन भी एक्चुअली अलग अलग है, कॉज ऑफ एक्शन 1, कॉज ऑफ एक्शन 2, बट नेचर जो है वो बहुत कुछ सिमिलर नेचर का है। या आप ये कह सकते हैं कि एक ही इंसिडेंट से, सेम इंसिडेंट से जो है चीज़ें अक्रू हुई हैं या जनरेट हुई हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में क्यों कोर्ट क्या करती है, कंसोलिडेशन की एप्लीकेशन फाइल होती है, किसके अंदर, कोर्ट्स के अंदर कंसोलिडेशन की एप्लीकेशन फाइल होंगी। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइए, अगर आपको जानकारी है कि किस पर्टिकुलर प्रोविजन के हिसाब से कंसोलिडेशन ऑफ द सूट्स होता है। अब वंस द कंसोलिडेशन इज डन, तो ये दोनों सूट जो हैं वो एक हो जाएंगे, मतलब फाइल्स अलग अलग रहेंगी, बट दोनों सूट एक हो जाएंगे, प्रोसीडिंग सिर्फ एक ही सूट में चलेंगी, और जजमेंट भी एक ही होगा, और मतलब दोनों के कॉज ऑफ एक्शन को डील करते हुए एक ही जजमेंट होगा, और दोनों फाइल्स में जो है जजमेंट की कॉपीज लगा दी जाएंगी। दैट इज़ व्हाट द कंसोलिडेशन ऑफ सूट इज। अगर आपको सेक्शन मालूम है तो बताइए कि कौन सा सेक्शन, और नहीं मालूम है तो आई विल डिस्कस लेटर ऑन। रेस सब जुडिस होने दीजिए, ऑर्डर 2 रूल 2 होने दीजिए, देन वी विल डिस्कस अबाउट कंसोलिडेशन ऑफ द सूट्स। बहुत प्यारा प्रिंसिपल है, और मैं आपको बताऊं बहुत सालों तक ये प्रिंसिपल के बारे में मतलब मालूम सबको रहता है कि कंसोलिडेशन ऑफ द सूट्स होता है, बट किस प्रोविजन में होता है, क्या उसकी प्रक्रिया रहती है, इसके बाद होगा क्या क्या, ये लोगों को मालूम नहीं रहता। सिर्फ लोगों को मालूम है कि हाँ साहब एक ही केस के अंदर पूरी प्रोसीडिंग्स चलेंगी, और उस प्रोसीडिंग्स की फ़ोटोकॉपीज़ यहाँ लगती रहेंगी, एक ही जजमेंट हो जाएगा, एक ही जजमेंट से दोनों होगा। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं, तो ये अपन इसमें बिल्कुल डिसाइड करेंगे, और आपको मैं प्योरली इसका नॉलेज दूंगा कि क्या इसमें होता है।
चलिए अब अपन चालू करते हैं सेक्शन 10। एक बार पढ़ते हैं सेक्शन 10 और आगे बढ़ते हैं। तो बेयर एक्ट अपना खोल लीजिए। ओके, कहाँ है सेक्शन 10? क्या आपको मेरे लेक्चर्स दोस्तों पसंद आते हैं? वैसे मतलब अगर पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद कर रहा हूँ मैं अच्छा पढ़ाने की प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, स्टे ऑफ सूट। अब रेस सब जुडिस तो इसकी हेडिंग है नहीं, मतलब जैसे सेक्शन 11 की जो हेडिंग थी वो रेस जुडिकेटा थी, जबकि सेक्शन 10 की जो है वो स्टे ऑफ द सूट की हेडिंग है, राइट। बट प्रिंसिपल को हम बोलते हैं रेस सब जुडिस। नो कोर्ट शेल यहाँ पर मैंडेटरी है, और मैंने आपको बोला है कि इट इज़ डायरेक्टरी इन नेचर। सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है इसके ऊपर। मैंडेटरी देखने में क्योंकि शेल लिखा हुआ है, एंड वी नो दैट शेल इज़ द मैंडेटरी प्रोविजन। नो कोर्ट शेल प्रोसीड विद द ट्रायल। बार किसके ऊपर है? ट्रायल के ऊपर बार है कि आप ट्रायल के लिए आगे प्रोसीड ना करें। नो कोर्ट शेल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties, or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title, where such suit is pending in the same or any other court in India, have jurisdiction to grant the relief claimed, or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having the like jurisdiction, or before the Supreme Court. No court shall proceed with the trial. तो जो बार है या रिस्ट्रिक्शन है वो किसके ऊपर है? ट्रायल के ऊपर है कि आपको ट्रायल पे प्रोसीड नहीं करना। नो कोर्ट शेल वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है, बट शेल को आपको ऐसा डायरेक्टिव के तौर पर, मे के तौर पर आपको रीड करना पड़ेगा। शेल इज़ टू बी रेड एज अ मे एंड इट इज़ डायरेक्टिव इन नेचर। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ बताऊंगा और आपको एक पैराग्राफ भी डिक्टेट करूंगा। 2004 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, वो हम उस पर डिक्टेट भी मैं आपको करवाऊंगा। अपने मन से मैं कुछ नहीं बोल रहा, विद अथॉरिटी आपको बताऊंगा। तो नो कोर्ट शेल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट की बात करी गई है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। इन्होंने देखिए सेक्शन 11 के अंदर, आपके पास सेक्शन 11 भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, बट सेक्शन 11 के अंदर क्या था? नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट और इशू की बात थी। सूट और इशू की बात थी सेक्शन 11 में। बट जबकि आप सेक्शन 10 के अंदर देखिए तो उसमें लिखा है नो कोर्ट शेल प्रोसीड विथ द ट्रायल ऑफ एनी सूट। सिर्फ सूट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इशू शब्द का दोस्तों इसके अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ है। मतलब इन कंट्राडिक्शन विद द रेस जुडिकेटा, मतलब रेस जुडिकेटा था वो इशू पर भी लगता था, बट रेस सब जुडिस जो है वो इशू की बात नहीं कर रहा। वो सिंपली इतनी बात कर रहा है कि पूरा का पूरा सूट स्टे होगा, राइट। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि देखिए पूरा इशू उन्होंने डिस्कस नहीं किया कि साहब एक इशू को आप स्टे करके आप बाकी केस पूरा डिसाइड कर दीजिए। क्या आपने ऐसा सुना है कि साहब 5 इशू कोर्ट ने फ्रेम किए, एक के ऊपर स्टे आ गया, बाकी के ऊपर जजमेंट कर दिया, तो ये जजमेंट एक आधा अधूरा जजमेंट माना जाएगा ना। भाई आपको जजमेंट करना है, हर एक इशू को डिस्कस करते हुए जजमेंट करना है। इसलिए कभी भी रेस सब जुडिस जो है वो इशू के ऊपर नहीं लगती है, जबकि रेस जुडिकेटा जो है वो इशू के ऊपर भी लगता है। दैट इज वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेस जुडिकेटा एंड द रेस सब जुडिस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि यू कैन से दैट द रेस सब जुडिस इज इन मेकिंग ऑफ रेस जुडिकेटा। भाई रेस सब जुडिस एक प्रकार का आप ये कह सकते हैं बच्चा है, और जो फुल ग्रोन एडल्ट है वो रेस जुडिकेटा है। रेस सब जुडिस ही रिपन होती है किसके ऊपर? रेस जुडिकेटा के अंदर। एक बार जब स्टे हो जाएगा और एक सूट कंक्लूसिविटी के ऊपर पहुंच जाएगा तो वही दूसरे सूट के ऊपर जो है रेस जुडिकेटा लगा देगा। तो ये आप कह सकते हैं कि रेस सब जुडिस इज अ चाइल्ड ऑफ रेस जुडिकेटा। रेस सब जुडिस इज चाइल्ड ऑफ रेस जुडिकेटा। ये बात आप याद रख सकते हैं, और आपके पास इंटरव्यू में कभी आए तो यू कैन ऑल्सो मेंशन दिस। तो नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल। प्रोसीड के ऊपर बात करी गई है कि ट्रायल के लिए प्रोसीड नहीं करना है आपको। ऑफ एनी सूट
इन विच, और बाकी की लैंग्वेज अगर आप देखें तो सेक्शन 11 से बहुत कुछ मिलती है, इन विच द मैटर इन इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू in a previously instituted suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title। और उसके बाद कोर्ट की बात करी गई है कि कोर्ट कौन सा होगा, इंडिया का होगा, फॉरेन कोर्ट होगा, वो अभी हम आगे लेटर भाग में बात करेंगे। वापस अपन इसमें आते हैं और अब देखिए आप, जगह खाली, ये आ गई जगह खाली, चलिए। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये एक डायरेक्टिव नेचर का है और ये बोलता है कि दैट कोर्ट शैल स्टे दी ट्रायल। बार किसके ऊपर है? स्टे ऑफ ट्रायल के ऊपर है। बात हम ट्रायल ऑफ अ सूट की बात कर रहा है, इशू की बात नहीं कर रहा। दैट देयर इज अ बार ऑफ ट्रायल ऑफ द सूट। सो but if the court despite the directive मतलब given under section 10 decided the suit, then the decree will not be void per se। section 10 जो है मतलब that is another difference between the res judicata and res sub judice कि section 10 जो है that does not bar competency of the court, जबकि इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप देख लीजिए रेस जुडिकेटा जो है सेक्शन 11 में, वो कॉम्पिटेंसी को ही बार कर देता है। दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द रेस जुडिकेटा एंड द रेस सब जुडिस कि रेस सब जुडिस जो है वो कॉम्पिटेंसी के ऊपर हिट नहीं करता, जबकि रेस जुडिकेटा जो है वो कॉम्पिटेंसी को हिट कर देता है। और वहाँ पर जो सेकंड कोर्ट है दैट इज़ बार्ड, मतलब कॉम्पिटेंसी उसकी बार आ जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ अभी अपन ने सेक्शन 10 में देखा कि नो कोर्ट मतलब एक बार अपन वापस इसको ओपन कर लेते हैं और उससे समझ लेते हैं। कहाँ गया साहब? ये है अपना, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, बस ये ओपन हो गया, एक मिनट बस। सेक्शन 10 नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल। तो रेस सब जुडिस जो है दैट डज नॉट बार एनी स्पेसिफिक इश्यूज, जबकि पूरा का पूरा जो बार लगेगा मतलब जो स्टे होगा वो किसके ऊपर होगा? वो स्टे जो होगा वो पूरा सूट के ऊपर स्टे होगा। स्टे जो है सूट के ऊपर होगा, इश्यूज के ऊपर यहाँ पर स्टे नहीं लगता है। ठीक है, रेस सब जुडिस डज नॉट बार एनी स्पेसिफिक इश्यूज रादर ऑन दी होल सूट। अब ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम ऐसी क्यों हुई, मतलब ये डिफरेंस जो है ये क्यों हुआ है, इसका थोड़ा सा आप कारण समझिए। देखिए, मान लीजिए ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया और कुछ इस तरीके के हमारे पास इश्यूज़ बनाए कोर्ट ने, ठीक है। अब वहीं कॉन्करेंट एक केस और बनाया जिसमें भी एक इश्यूज़ कुछ कोर्ट ने बनाए, और ये वाला जो इशू था ये एक कॉमन इशू आ गया। अब सिर्फ यही इशू सेम था, तो ये जो है सेक्शन 10 के ऊपर ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, बिकॉज रेस सब जुडिस जो लगेगा वो कंसर्न इशू पे नहीं लग सकता। आप ये नहीं बोल सकते साहब इसको छोड़कर बाकी आप पूरा जजमेंट डिसाइड कर दीजिए, क्योंकि जब भी जजमेंट होता है वो स्पेसिफिक इशू को छोड़कर कभी नहीं हो सकता, right? Because without deciding that issue the judgment cannot be passed, and therefore पूरे के पूरे सूट के ऊपर जो है रेस सब जुडिस का बार लगेगा एंड स्टे हो जाएगा। तो एक लाइन में अगर मैं आपको बोलूँ, रेस सब जुडिस अप्लाइज अपॉन द होल सूट एंड नॉट अपॉन द स्पेसिफिक इशू, मतलब सिंगल इशू भी सेम होगा, भले ही वो मटेरियल इशू क्यों ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो बार लगेगा वो पूरे के पूरे सूट पे लगेगा। तो मतलब सेक्शन 10 जो है रेस सब जुडिस का, दैट अप्लाइज अपॉन द एंटायर सब्सिक्वेंट सूट एंड नॉट अपॉन द इश्यूज और इश्यूज अलोन। अच्छा, दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली है कि मैटर इन इशू, अगर आप देखें, ये देखिए मतलब सेक्शन 10 में अगर आप जाएंगे, सेक्शन 10 में आप जाएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल, एक बार मैं इसको, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू, ये शब्द देखिए ज़रा, मैटर इन इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट।
अब सेक्शन, भाई ये जो शब्द लिखा है मैटर इन इशू, ये एक सिंगुलर शब्द यूज़ किया गया है, दैट इज सिंगुलर, सिंगुलर शब्द में यूज़ किया, मतलब मैटर इन इशूज़ नहीं किया है, अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगा है, रादर इसके अंदर क्या लिखा है, मैटर इन इशू। तो दैट इज सजेस्टिंग, मतलब मैटर इन इशू जो है वो दैट इज सजेस्टिंग दैट रेस सब जुडिस विल बी एप्लीकेबल इवन इफ वन ऑफ द मैटर्स डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इन इशू इज सेम, बट प्रोवाइडेड दैट इट इज़ मटेरियल इशू इन द सूट। मतलब मैटर इन इशू से आपको ऐसा लग रहा है कि अगर एक भी इशू सेम हो गया तो रेस सब जुडिस लगना चाहिए, क्योंकि ये भाई मैटर इन इश्यूज अगर होता, एपोस्ट्रॉफी एस लगता तो बात अलग होती, बट इन्होंने सिंगुलर शब्द इस्तेमाल किया है कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in the same। मतलब एक भी इशू अगर सेम हुआ फॉर्मर कोर्ट से और सब्सिक्वेंट कोर्ट का तो रेस सब जुडिस लगनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर सेम हो भी जाएगा, आप बिना एक इशू को डिसाइड करते हुए यू कैन नॉट पास द जजमेंट विच इज़ अ फाइनल जजमेंट, because order 14, when you will read order 14, it is clearly mentioned in order 14 CPC that the judgment will be passed on each and every issue. You cannot leave a single issue to be decided in the future, and you had decided the judgment, you had delivered the judgment on the rest of the issues। अब अपील जाएगी तो अपील में ही रिमांड बैक हो जाएगा केस, that the trial court had not decided a concerned issue, the judgment is not a final, it cannot be said that the judgment is the heard and finally decided। एंड दैट इज़ वाई, सो सेक्शन 10 के अंदर जो ये सिंगुलर शब्द यूज़ किया हुआ है कि नो मैटर शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इशू, अगर आप ग्रामेटिकली देखेंगे सो it appears, it gives a reference that if a single issue is same, res sub judice must apply, but that is not a case under section 10। res sub judice does not apply on a single issue, rather res sub judice bars the complete suit, the stays on the complete suit or the complete trial। you cannot proceed in the trial, you cannot complete the suit until and unless the former suit has been decided। बट इन ऑर्डर टू अप्लाई रेस सब जुडिस इट इज़ एसेंशियल दैट द फॉर्मर कोर्ट, जो पुराना कोर्ट है, देखिए मतलब जो क्योंकि अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं दो कोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, रेस जुडिकेटा भी दो कोर्ट्स की बात कर रहा था, यहाँ भी दो कोर्ट्स की बात आ रही है। तो कोर्ट नंबर 1 जो है, ए ने बी के ऊपर जब सूट फाइल किया, मतलब इसको आप फॉर्मर कोर्ट मान लीजिए, और ए ने बी के ऊपर जब दूसरा सूट फाइल किया, इसको आप सब्सिक्वेंट कोर्ट मान लीजिए। तो ये जो सब्सिक्वेंट, जो फॉर्मर कोर्ट के अंदर जो आपने सूट फाइल किया था, ये कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए। मतलब द फॉर्मर कोर्ट वेयर द सूट इज ऑलरेडी पेंडिंग, भाई सूट तो ऑलरेडी पेंडिंग है, सूट इज पेंडिंग, दैट कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट कोर्ट, मतलब सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन हो, पिकुनरली जुरिस्डिक्शन हो और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो, तब ये जो है रेस सब जुडिस के अंदर लगेगा, राइट। अब एक चीज़ मान लीजिए ये दो कोर्ट्स अपने पास हैं, सब्सिक्वेंट कोर्ट जो है सेक्शन 10 की वजह से स्टे हो गया, ठीक है, सेक्शन 10 की एप्लीकेशन लगी और ये वाला जो सब्सिक्वेंट कोर्ट था उसमें प्रोसीडिंग्स स्टे हो गई, सूट जो है वो स्टे हो गया। अब मान लीजिए किसी को एप्लीकेशन फाइल करनी है, एप्लीकेशन ऑफ इंजंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ इंजंक्शन सूट फाइल करनी है, या मान लीजिए अटैचमेंट की फाइल करनी है, अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट, ऑर्डर 38 CPC, मतलब द डिफेंडेंट इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द सूट प्रोसीडिंग्स और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, एंड द डिफेंडेंट इज अबाउट टू flee from the court and he is about to settle somewhere else outside the India, and he is about to flee from this particular district, so it is better that to attach the property, order 38 CPC का लग सकता है। so उस केस में मान लीजिए आपको इंजंक्शन का सूट फाइल करना है, या you have to file the suit of the attachment, so in that particular case what you will do, तो इस केस में अगर आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो एप्लीकेशन कहाँ पे जाएगी, उस कोर्ट के अंदर जाएगी, वहाँ जहाँ पर जो है सूट और प्रोसीडिंग्स जो हैं वो पेंडिंग है। मतलब जहाँ पर स्टे है तो ऑब्वियसली बात है, जब कोर्ट स्टे हो चुका है, सूट स्टे हो चुका है, तो वहाँ पर तो आप एप्लीकेशन फाइल नहीं करोगे। जिस जगह पर सूट पेंडिंग है और जहाँ पर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वहीं पर जो है जितनी भी इंटरिम एप्लीकेशंस लगेंगी, चाहे वो इंजंक्शन की हो, चाहे वो आपके अटैचमेंट की हो, वो सब जो हैं उसी के अंदर लगेंगी। होप आई एम एबल टू कन्वे। फीचर और है जो कि हमें सेक्शन 10 के अंदर याद रखना है, वो ये है कि जो फॉर्मर कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चल रही है, दैट मस्ट बी
सूट, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। सूट अगर नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो है रेस सब जुडिस नहीं लगेगा। सो इट इज़ असेंशियल फॉर सेक्शन 10 दैट व्हाट वाज पेंडिंग इन द फॉर्मर कोर्ट, मतलब ए ने बी के ऊपर जो प्रोसीडिंग फाइल करी हैं फॉर्मर कोर्ट के अंदर, दैट मस्ट बी अ सूट, वो एक सूट होनी चाहिए। So therefore if a proceeding which is not technically a suit and which is pending, then the res sub judice will not apply on the subsequent suit। तो फॉर्मर कोर्ट के अंदर जो चीज़ पेंडिंग होनी चाहिए वो एक सिविल सूट होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि ए ने बी के ऊपर एक प्रोसीडिंग फाइल करी, एक एप्लीकेशन फाइल ऑर्डर ऑर्डर 33 CPC की, ठीक है। एक एप्लीकेशन फाइल करी, मतलब वो चाहता है कि दैट उसको परमिशन मिले टू फाइल दिस सूट, या आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिजेंट पर्सन, और जो एप्लीकेशन है उसको हम फॉर्मा पॉपरीज बोलते हैं, फॉर्मा पॉपरीज। तो फॉर्मा पॉपरीज की उसने एप्लीकेशन फाइल करी, एंड वंस द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मा पॉपरीज इज डिसाइडेड एंड द परमिशन टू फाइल द सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन इज गिवन टू ए, देन ही कैन फाइल द सूट अगेंस्ट बी। ठीक है, बट अब ये जो एप्लीकेशन है फॉर्मा पॉपरीज की, ये एक प्रोसीडिंग्स के अंदर आती है, ये एक मिस्टेनियस प्रोसीडिंग है। दैट इज अ मिस्टेनियस प्रोसीडिंग विच इज फाइल्ड इन द कोर्ट, एंड वंस द परमिशन इज गिवन टू ए, तो ही विल बी एब्सॉल्व्ड ऑफ फाइलिंग द कोर्ट फीस। नो डाउट अगर वो आगे जीतेगा तो उसे कोर्ट फीस वगैरह फाइल करनी पड़ेगी, दैट इज द मैटर ऑफ ऑर्डर 33। सो दिस एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मा पॉपरीज इज नॉट टेक्निकली फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द सूट, इट इज़ अ मिस्टेनियस एप्लीकेशन। और उसके बाद अगर ए बी के ऊपर सूट फाइल करता है तो ये चीज़ जो है, मतलब जो एप्लीकेशन है वो रेस सब जुडिस नहीं लगाएगी। सो सेक्शन 10 के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जो फॉर्मर कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, वो प्रोसीडिंग्स किस तरीके की होनी चाहिए, वो एक सूट के तौर पर होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि अब समरी सूट है ऑर्डर 37, उसके अंदर लीव टू डिफेंड की आपने एप्लीकेशन फाइल करी है, या फिर मेंटेनेंस प्रोसीडिंग फाइल है जो कि क्वाइजाई सिविल क्वाइजाई क्रिमिनल नेचर की होती है, सेक्शन 144 BNSS की है। सो दीज विल नॉट मतलब कंप्लीटली फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द सूट, दे विल फॉल अंडर द मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स। सो द मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स विल नॉट हिट द सब्सिक्वेंट सूट एज अ रेस सब जुडिस। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेक्शन 10 is that the former court, the suit, the proceedings which is filed in the former court must fall under the category of purely a civil suit, and it must not be a miscellaneous proceedings, right? So if the suit has been stayed under section 10, then that court cannot conduct any proceedings, right? भाई stay हो गया तो आप उसके अंदर proceedings conduct नहीं कर सकते, stay हो गया related to that suit, rather all the application pertaining to that suit will be filed in the former court, right? And when that particular suit is heard and finally decided, तो वो जो है subsequent suit के ऊपर res sub judice लगा देगा, ठीक है, मेरे हिसाब से, सॉरी, res judicature लगा देगा। अब जो सेक्शन 10 का मैंडेट है वो एक डायरेक्टिव नेचर का है, बिकॉज वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द सेक्शन 10, सो इट इज़ अ डायरेक्टिव नेचर, एंड देयरफॉर द कोर्ट, मतलब सब्सिक्वेंट कोर्ट इन द प्रॉपर सर्कमस्टांसेस मे कंटिन्यू टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट, एंड इट वुड नॉट बी अ वॉइड डिक्री, क्योंकि इनहेरेंट लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी नहीं है, इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक। अब एक चीज़ है कि सेक्शन 10 जो है सीपीसी का, सेक्शन 10 जो है सीपीसी का इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव प्रोविजन, ये भी आप लिख लीजिए अपने नोट्स के अंदर, इट इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव प्रोविजन, इट इज़ टू बी रेड विथ सेक्शन 151 सीपीसी, और उसके साथ जो है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट जो है अपना यूज़ करके सेक्शन 10 सीपीसी को यूज़ करके दूसरी कंडीशंस में भी रेस सब जुडिस में स्टे ऑफ द सूट कर सकता है, ठीक है सब। चलिए एक केस लिख लीजिए, इंडियन बैंक, इसकी मेरे पास साइटेशन नहीं है, मैं हालांकि आपको दो तीन केसेस और लिखवाऊंगा अभी। इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, इसकी आप साइटेशन ढूंढ लीजिएगा। इफ़ यू आर यूजिंग सम SCC ऑनलाइन और सम सॉफ्टवेयर, आप डायरेक्टली पार्टी नेम से जो है यू कैन फाइल दी
मतलब यू कैन फाइंड दिस पर्टिकुलर साइटेशन इफ यू वांट टू रीड द कंप्लीट जजमेंट। इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इट इज ऑफ सुप्रीम कोर्ट राइट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, मैं एक पैराग्राफ डिक्टेट कर देता हूँ, इफ यू वांट टू राइट इट यू कैन राइट इट, और इफ यू वांट टू लिसन इट इट इज बेटर फॉर यू। सो द रूल लेड डाउन इन सेक्शन 10 applies to the trial of a suit and not the institution thereof. It also does not preclude a court from passing interim orders such as grant of injunction or stay, appointment of receiver, etc. The concept of the trial as contained in section 10 is applicable only on the regular or the ordinary suit and not to a summary suit filed under order 37 CPC. जो बार है, मतलब इस कोर्ट के अंदर, मतलब इस सूट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सब बार है, वो बार किसके ऊपर लग रहा है, वो बार हिट हो रहा है ट्रायल के लिए। अगर आप सेक्शन 11 देखें, कहाँ गया ये, अगर आप सेक्शन 11 देखें, सेक्शन 10 देखें, तो सेक्शन 10 के अंदर है कि आप ट्रायल के ऊपर बार है, इंस्टीट्यूशन के ऊपर किसी तरीके का बार नहीं है। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू, तो बार किसके ऊपर है, ट्रायल के ऊपर है, ट्रायल के ऊपर है। बट अगर इंस्टीट्यूशन की बात मैं करूं, भाई इंस्टीट्यूशन तो आप बिल्कुल कर सकते हो, इंस्टीट्यूशन आप 50 केस इंस्टीट्यूट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टीट्यूशन के ऊपर कोई बार नहीं है। यू कैन फाइल एज मैनी सूट एज यू वांट टू, बट द बार इज ऑन द ट्रायल एज पर सेक्शन, और सॉरी मैं सेक्शन 11 हाईलाइट कर दिया। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट, तो ट्रायल के ऊपर बार है, तो आप जितने चाहें उतने सूट फाइल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट रेस्ट सब जुडिस जो लगेगा वो ट्रायल के ऊपर लगेगा, ना कि इंस्टीट्यूशन के ऊपर किसी तरीके का बार है। अब देखिए सेक्शन 10 के अंदर जो लेटर पार्ट था वो क्या बोल रहा था, एक बार फिर से पढ़ते हैं। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under same title, यहाँ तक हो गया, where such suit is pending in the same or any court in India have jurisdiction to grant the relief claimed or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court and having like jurisdiction or before the Supreme Court. तो जो कोर्ट्स, भाई पेंडेंसी की अगर हम लोग बात करें कि एक कोर्ट और दूसरा कोर्ट, मतलब कोर्ट नंबर 1 और कोर्ट नंबर 2, अब एक कोर्ट के अंदर जो है सूट फाइल हो रहा है तो दूसरे कोर्ट के ऊपर रेस्ट सब जुडिस हो रहा है। ये दोनों कोर्ट कौन कौन से कोर्ट होने चाहिए? सो ये दोनों कोर्ट होने चाहिए जो कि इंडिया के अंदर कोर्ट हों, भारत के अंदर कोर्ट होने चाहिए, एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाय द सुप्रीम कोर्ट और बाय द हाई कोर्ट एंड हैव द जुरिसडिक्शन, राइट। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार देखिए। द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग अ सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट, मतलब फॉरेन कोर्ट के अंदर, किसी विदेश की कोर्ट के अंदर कोई प्रोसीडिंग्स अगर पेंडिंग है तो वो भारत के अंदर अगर आप सूट फाइल करते हो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगी। मतलब इफ़ 2 पर्सन्स, हस्बैंड और वाइफ ने सूट फाइल किया यूएसए के अंदर एंड आफ्टर दैट हस्बैंड और वाइफ ने दिल्ली के अंदर भी सूट फाइल कर दिया, तो रेस्ट सब जुडिस जो है वो नहीं लगेगा। The pendency of a suit in a foreign court does not preclude the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action. अब मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ थे एंड दे वेंट टू यूएसए एंड टुक डोमिसाइल फॉर सम ईयर्स, and after that the dispute, matrimonial dispute arose between husband and wife, and wife came later on to Delhi and she filed the suit against her husband in Delhi. So what you will say that whether the suit filed by the wife in the USA will operate as a res sub judice on the suit filed in Delhi? Absolutely not. As per section 10 explanation, that the suit pending in the foreign court will not operate as a res sub judice on the suit filed in India. The courts must be Indian courts or the court established in the foreign soil by the Indian government. It may be possible कि किसी foreign soil पर भारत की सरकार द्वारा कोई कोर्ट संचालित है और भारत की सरकार द्वारा कोई कोर्ट established है, तो हाँ वो माना बिल्कुल जाएगा और उस पर सब जुडिस लगेगा। बट फॉरेन सॉइल के ऊपर फॉरेन कोर्ट्स लग रहा है, मतलब अमेरिकन कोर्ट है, और उस कोर्ट का जो है सब जुडिस हमारे भारत की कोर्ट पर नहीं लगेगा।
आई होप आई एम क्लियर। अब जल्दी से अपन दो तीन कुछ केस लॉस लिख लेते हैं और उसके बाद अपन रेस्ट सब जुडिस को वाइंड अप करेंगे। चलिए, केस लिखिए अस्पिजाल एंड अनदर वर्सेस खुसरो रुस्तम डैडी बुर जोर, मेरे सबसे पारसी नाम है, 2013 4 SCC 333। अब इस केस के अंदर दोस्तों क्या बोला गया है, जो मैंने आपसे पहले बात करी थी कि सेक्शन 10 जो है वो किन केसेस में लगेगा और किस केसेस में नहीं लगेगा, मतलब सब्जेक्ट मैटर, मतलब एंटायर सूट और इशू की जो बात करी थी, इस केस के अंदर यही चीज़ बोली गई है कि फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 10 CPC द एंटायर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टू सूट्स मस्ट बी सेम। मतलब पहला सूट जो है सूट नंबर 1 और सूट नंबर 2 इसमें सब्जेक्ट मैटर जो है, एंटायर सब्जेक्ट मैटर जो होगा दैट मस्ट बी सेम। और सेक्शन 10 CPC जो है विल नॉट अप्लाई वेयर few of the matters in issues are common but will apply where all the subject matters in controversy are the same। complete subject matter जो होना चाहिए controversy का वो same होना चाहिए। अगर subject matter अलग अलग है तो section 10 CPC नहीं लगेगा, और matter in issues भी अगर अलग अलग है या उनमें से कोई एक अगर common है तो भी res sub judice नहीं लगेगा। पूरे के पूरे subject matter same होना चाहिए, तब पूरे सूट के ऊपर ये लगेगा। The test for applicability of section 10 is whether or not on the final decision being reached in the previously instituted suit it will operate as the res judicata in the subsequent suit। that's what I am telling you that the res sub judice is the child of the res judicata। तो आपको सबसे पहले टेस्ट यही लगाना है कि अगर ये सूट का जजमेंट हो जाएगा तो क्या फॉर्मर सूट का जो जजमेंट है दैट विल ऑपरेट एज अ रेस जुडिकेटा ऑन द सब्सिक्वेंट सूट। और अगर आपका निर्णय है कि हाँ सब बिल्कुल होगा तो उस केस में रेस जुडिस जो है वो बिल्कुल लगेगा। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर बोली गई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो था मेरे हिसाब से, हाँ मैंने ये नहीं बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट आप इसको नोट करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत कुछ क्लियरिटी दे रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट, ये लैंडमार्क जजमेंट है रेस सब जुडिस पर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस वर्सेस सी परमेश्वरा 2005 2 SCC 256। अब इसके अंदर जो चीज़ें बोली गई हैं वो अपन थोड़ा सा इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ इन्होंने ये बोली कि भाई ऑब्जेक्ट अगर देखें सेक्शन 10 का, सो द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 10 इज़ टू प्रिवेंट द कोर्ट्स ऑफ कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन फ्रॉम ट्राइंग द टू पैरेलल सूट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम सब्जेक्ट मैटर। भाई सेम सब्जेक्ट मैटर में जो है कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन को अवॉइड करने के लिए और कॉन्करेंट कोर्ट्स को सेम सब्जेक्ट मैटर पर पैरेलल प्रोसीडिंग को अवॉइड करने के लिए जो है रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल है, दैट वी नो। मतलब ये हम लोग इनिशियली इसका पॉलिसी को पढ़ चुके हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने बोली द ऑब्जेक्ट अंडरलाइंग अंडर सेक्शन 10 इज टू अवॉइड टू पैरेलल ट्रायल्स ऑन द सेम इशू बाय द टू कोर्ट्स and to avoid recording of conflicting finding on issues which are directly and substantially in issue in a previously instituted suit। The language of section 10 suggests that it is referable to a suit instituted in a civil court and it cannot apply to the proceedings of any other nature instituted under any other statute। that what I am telling you that अगर किसी और पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स अगर पेंडिंग है, मतलब फॉर्मर कोर्ट के अंदर अगर कोई और तरीके के प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, सो दैट विल नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्योरली अ सिविल सूट एंड इट विल नॉट ऑपरेट एज अ रेस सब जुडिस ऑन अ सब्सिक्वेंट सूट। The object of section 10 is to prevent courts of the concurrent jurisdiction from simultaneously trying two parallel suits between the same parties in respect of the same matter in issue। The fundamental test to attract section 10 is whether on the final decision being reached in the previous suit such a decision would operate as the res judicata and subsequent suit। Section 10 applies only in cases where whole of the subject matter
in both the suits are identical. The key words in section 10 are the matter in issue is directly and substantially in issue. In the previously instituted suit, the words directly and substantially in issue are used in contradistinction to the words incidentally or collaterally in issue. Therefore, section 10 would apply only if there is identity of the matter in issue in both the suits, meaning thereby that the whole of the subject matter in both the proceedings are identical. ठीक है. और एक और केस है, इफ यू वांट टू राइट इट, पुखराज डी जैन एंड अदर्स, पुखराज डी जैन एंड अदर्स वर्सेस जी गोपालकृष्ण 2004-7 SCC 251. Mere filing of an application under section 10 does not put an embargo on the power of the court to proceed with the case. Section 10 merely acts as the rule of procedure. The decree passed in the contravention of section 10 is not a nullity. The decree passed in contravention of section 10 is not a nullity. तो दोस्तों, ये बात हुई रेस सब जुडिस की. अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या रेस सब जुडिस रेवेन्यू कोर्ट्स के ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा. अगर सेम सब्जेक्ट मैटर के अंदर दो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है केसेस ए और बी के बीच में, अगर सब्जेक्ट मैटर सेम है, एक कोर्ट सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, एक केस सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, दूसरा केस रेवेन्यू कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, तो क्या रेवेन्यू कोर्ट के ऊपर या रेवेन्यू कोर्ट का रेस सब जुडिस हमारे सिविल कोर्ट पर लगेगा या सिविल कोर्ट का रेस सब जुडिस रेवेन्यू कोर्ट पर लगेगा? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपके लिए ओपन छोड़ता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जिसको मैं अगली क्लास में डील करूंगा. और हम कंसोलिडेशन ऑफ सूट्स भी डील करेंगे ऑर्डर 2 रूल 2 के बाद, कि एक्चुअली रेस सब जुडिस और कंसोलिडेशन ऑफ द सूट्स में फ़र्क क्या होता है, और रेस सब जुडिस और रेस जुडिकेटा के अंदर क्या फ़र्क होता है. बट रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल हमारा कंप्लीट हो चुका है. और मिलेंगे अगले नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे फॉरेन जजमेंट, ऑर्डर 2 रूल 2, कंसोलिडेशन, और इस प्रश्न का भी मैं आपको जवाब दूंगा कि क्या रेवेन्यू कोर्ट के ऊपर लगेगा. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. और दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोग देखते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हैं.